गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके पास एक अपनी नई वीडियो के साथ आ गई हूँ। ये चैप्टर रहेगा हमारा क्लास 10 से रिलेटेड। ये एसएस की हिस्ट्री का चैप्टर है, जो चैप्टर 3 है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम ही क्या है? ग्लोब वर्ल्ड। ठीक है, ग्लोब वर्ल्ड का अर्थ होता है बेटा, इसके 3 नाम हैं। जैसे कि इंग्लिश में अगर इसकी ट्रांसलेशन करें तो इसे ग्लोब वर्ल्ड कहा जाता है। अगर हिंदी में तो देखिए, इसका एक अन्य नाम वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं थर्ड नेम है इसका भूमंडलीकृत। ठीक है, भूमंडलीकृत का विश्व में क्या रोल है बच्चों? देखो, विश्व में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आज एक देश दूसरे देश से जुड़ रहा है, तो ये किस कारणों से जुड़ रहा है? ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही जुड़ा हुआ है बेटा। ठीक है, तो ये कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, ये विश्व से पुराने टाइम से ही चली आ रही प्रक्रिया है बच्चों। ये वीडियो मैंने पहले भी अपने चैनल पे ग्लोबलाइजेशन की डाली हुई है, जिसमें आपको मैंने मेरी 12th क्लास से रिलेटेड वीडियो है, बट आज मैंने 10th के अकॉर्डिंग ये थोड़ी इजी वे में डाली है। और ये क्या है? हिस्ट्री से रिलेटेड है बच्चों। हिस्ट्री से रिलेटेड का मतलब है एक ग्लोबलाइजेशन आधुनिकरण से रिलेटेड होता है, मतलब मॉडर्न इंडिया आज के समय में ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा है। परंतु हम यहाँ पर पढ़ेंगे पुराने समय में ग्लोबलाइजेशन कैसे होता था, मतलब पुराने समय में ग्लोबलाइजेशन कैसे किया था, कि पुराने लोग एक दूसरे देशों से कैसे जुड़ते थे, जबकि उनके पास काफ़ी चीज़ें आज की तुलना में बहुत कम थी। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा आधुनिक युग से पहले। मतलब यहाँ पे देखो, मॉडर्न वर्ल्ड से पहले के समय में ग्लोबलाइजेशन कैसा था। ठीक है, तो वैश्वीकरण कोई नई चीज़ नहीं है, यह सदियों से पुराना है। मतलब ये कोई आज की चीज़ नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। हड़प्पा काल में भी क्या था? ग्लोबलाइजेशन था। उस समय भी लोग आयात निर्यात की प्रक्रिया को अपनाते थे। ठीक है, पुराने समय में लोग ज्ञान, बच्चे ध्यान देना, ज्ञान, व्यापार, काम, आध्यात्मिक शांति के लिए एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते थे। देखो बच्चों, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जैसे कि चीन के लोग हैं, हमारे भारत में बौद्ध लोग थे जो बुद्धिज़्म का क्या करते थे? प्रचार करते थे। तो वो लोग ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए चीन के लोग भारत में बुद्धिस्ट धर्म के बारे में जानकारी लेने भारत आते थे। व्यापार की दृष्टि से भी कुछ व्यापार ऐसे थे जो अन्य देशों में अच्छे थे भारत की तुलना में। कुछ व्यापार ऐसे थे जो भारत में अच्छे थे अन्य देशों की तुलना में। ठीक है बच्चों, अब वैसे ही अब हम पढ़ते हैं काम की तलाश में भी हो सकता है उनके देश में कोई काम कम हो और दूसरे देश में उसकी मांग ज़्यादा हो, जो उन्हें अच्छी तरीके से आता हो, तो काम के लिए भी लोग एक देश से दूसरे देश आते थे। तो जो ये ट्रैवलिंग की प्रक्रिया है, एक देश दूसरे देश में जाके काम की तलाश कर रहा है, ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है, व्यापार की प्राप्ति कर रहा है, तो ये जो ट्रैवलिंग की जो प्रक्रिया है बच्चों, यही क्या कहलाएगी? हमारी ग्लोबलाइजेशन कहलाएगी, मतलब ग्लोबल वर्ल्ड कहलाएगी। मतलब ये एक देश तक ही सीमित ना रह के बल्कि संपूर्ण विश्व में फैल चुका है। ठीक है, आध्यात्मिक शांति मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए एक एज ए धर्म से रिलेटेड शांति देती है। तो हम एक देश से जुड़े रहें ज़रूरी नहीं है, ये क्या नाम है, हम अन्य देशों में भी जाकर क्या कर सकते हैं? आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर धर्म को बहुत मान्यता प्राप्त दी जाती है। तो इसलिए कई बार देखा जा चुका है कि बहुत सारे देशों के लोग भारत में आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं तथा अपनी आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ अभी तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बच्चों, जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे, बीच में ही स्किप कर दोगे, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप पूरी वीडियो देख कर जाएँ, और तभी आपको कुछ समझ में आएगा, और तभी आपको ये वीडियो आपके लिए
सही रहेगी। चलो बच्चों आगे चलते हैं। देखो, के लिए एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते थे। अब बच्चों देखो, यहाँ पे यात्रा हो रही है, हर काम के लिए क्या की जा रही है, यात्रा की जा रही है। तो ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ पे जुड़ा हुआ है, यात्रा पर ही जुड़ा हुआ है। अगर यात्रा नहीं होगी तो ग्लोबलाइजेशन भी बंद हो जाएगा। ठीक है। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग क्या थे बच्चों, ये रास्ते केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में ही नहीं जोड़ते थे। क्या नहीं करते थे, एशिया के विशाल क्षेत्रों को ही नहीं जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। कहाँ तक भी जोड़ते थे, यूरोप तक और उत्तरी अफ्रीका तक भी जोड़ते थे। अब देखो, एक रेशम के लिए लोग कहाँ से कहाँ तक जुड़ गए हैं, एशिया से यूरोप और यूरोप से उत्तरी अफ्रीका तक आपस में लोग जुड़ने लगे हैं। ठीक है बच्चों, एक वस्तु या एक काम या फिर कुछ भी लगा लो, उसने क्या कर दिया है, इसे एक मार्ग में डिवाइड कर दिया है। अब वो मार्ग अगर उस मार्ग को पार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी, और यात्रा की जाएगी तो वो क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और वही जुड़ाव क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड कहलाता है। बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है भोजन की यात्रा। भोजन की यात्रा मतलब भोजन से रिलेटेड भी कई यात्राएं की गई है। हमारे कई पसंदीदा भोजन, मतलब जो आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है वो भोजन, जैसे आलू मोस्टली मैंने इसमें वही एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आप रियल लाइफ में अभी देखते हो, जिसे आपको समझना और लिखने में बहुत आसानी रहेगी। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर और मिर्च हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये तब आए जब कोलंबस ने गलती से अमेरिका की खोज की थी। बच्चों देखो, जब ये मतलब कहाँ से आई हुई चीज़ें हैं, अमेरिका से आई हुई हैं। मतलब एक बार जब चीज़ आ गई तो हमारे पास उससे क्या आ गए, उसके तत्व आ गए। ठीक है, अब उसे हम बोकर नई चीज़ें आसानी से बना सकते हैं। अब भारत आज के समय में आलू भी उत्पादित करता है, टमाटर भी उत्पादित करता है, मूंगफली भी उत्पादित करता है, जबकि इन चीज़ों में अब वो क्या हो चुका है, परिपूर्ण हो चुका है, मतलब बिल्कुल ही सफल हो चुका है। आज ये इजीली हमारे देश में मिल सकती है। परंतु ये आई कहाँ से थी, अमेरिका में भी कैसे आई है, गलती से जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली, वहाँ पर उसे इन चीज़ों के तत्व मिले तो वो यहाँ पर भारत ले आए, भारत से फिर हमने आज तक उगा रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये चीज़ें एकदम से यहाँ तक आने में उन्हें बहुत सारा सफ़र पार करना पड़ा है। ये सफ़र ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों। विजय, बीमारी और व्यापार। देखो, ग्लोबलाइजेशन ने लोगों को क्या दिया है, विजय यानी जीत की भी प्राप्ति करवाई है। परंतु इस ग्लोबलाइजेशन से कुछ बीमारियां भी इधर उधर गई हैं और कुछ लोगों को व्यापार की भी प्राप्ति हुई है। अब हम बस इतने से टॉपिक में ही समझेंगे इन तीनों चीज़ों को कैसे क्राइटेराइज किया गया है। 16वीं शताब्दी में जब स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका पर कब्जा करना शुरू किया, बच्चों यहाँ पर सदी भी याद देखना बहुत ज़रूरी है। जब 16वीं शताब्दी में जब स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका पर कब्जा करना शुरू किया तो उन्होंने केवल हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वे अपने साथ चेचक, स्मॉल पॉक्स, जैसे हमारी आम भाषा में माता भी कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों देखो, 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, स्पेनिश क्या चाहता था, अमेरिका पे कब्जा करना चाहता था। तो अब वो देखो, हथियारों के बल पर किसी देश को जीत लेना आसान है, बट अब उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि हम हथियारों के स्थान पर क्या करते हैं, एक कीटाणु ले जाते हैं। उस कीटाणु का अगर उनके पास एंटीडोट मतलब कोई तोड़ नहीं हुआ तो वो लोग वैसे ही उस बीमारी से क्या हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे। पीड़ित होने पर वो कमज़ोर हो जाएंगे और कमज़ोर होकर वो हार जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, बीमारी कौन सी, स्मॉल पॉक्स, मतलब ये क्या नाम, चेचक की बीमारी गई। ठीक है। विजय, अब स्पेनिश
का कब्जा हो गया अमेरिका पर। ठीक है, अब ये एक तरीके से क्या हुआ, हमारे दोनों ही टॉपिक सामने आ गए हैं कि यहाँ पर इन्होंने स्पेनिश ने विजय प्राप्त कर लिया अमेरिका पर, और किस उस पर करी है, बीमारी के उससे प्राप्त करी है विजय। कि वो कौन सा कीटाणु लेके गए थे, स्मॉल पॉक्स का कीटाणु लेके गए थे। शरीर में इससे लड़ने की क्षमता नहीं थी और अमेरिका के लोग स्पेन से हार गए। अब वो लोग क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। कमज़ोर होने की वजह से वो लोग इजीली हार गए। अब वो किस उससे गए थे, उनका मेन मोटिव तो वहाँ पर क्या था, व्यापार करना था। व्यापार ऐसे ही नहीं हो जाता, व्यापार करने के लिए उन्हें कुछ षड्यंत्र रचने थे। षड्यंत्र रचने के लिए पहले उन्हें विजय प्राप्त करनी थी। विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें हथियारों के स्थान पर क्या यूज़ करा, कुछ कीटाणु जो बीमारी को बढ़ावा देंगे, उनके एंटीडोट अमेरिका के पास नहीं मिलेंगे तो वो इजीली भारत से हार ही जाएंगे। अब बच्चों देखते हैं 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। अर्थशास्त्रियों ने इस दौरान 3 तरह के प्रभाव बताए हैं। 19वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी मानी जाती है जो ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। इसमें भारत और अन्य कई देशों ने, मतलब कंप्लीटली वर्ल्ड की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हुआ। ये युग एक इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 प्रभाव, कौन कौन से प्रभाव हुए। व्यापार का प्रभाव हुआ, सबसे पहले कौन सा प्रभाव हुआ बच्चों, व्यापार का प्रभाव हुआ। दूसरा है सम का प्रभाव। प्रभाव का मतलब क्या है बच्चों, फ्लो। फ्लो कैसे हो रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पूंजी का प्रभाव, व्यापार का प्रभाव कैसे, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करने लगा है, तो जो वो व्यापार एक देश दूसरे देश के साथ करने लगा है तो इस फ्लो को ही क्या कहेंगे हम, व्यापार प्रभाव कहेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई सामान है, जैसे भारत में मसाले ज़्यादा उत्पादित किए जाते हैं तो वो मसाले क्या करेगा, दूसरे देशों को प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका या कोई भी देश को XYZ वो वहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है उनको, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो व्यापारिक प्रभाव ही कर रहा है, अपने व्यापार को दूसरे देशों तक पहुँचा रहा है और वहीं वो कुछ और सामान जो विदेशों में मिलते हैं वो अपने देश में लेके आ रहा है। तो इससे उसका भी व्यापार सिस्टम अच्छी तरीके से चल रहा है और दूसरे देश का भी व्यापार सिस्टम अच्छी तरीके से चल रहा है। श्रम का प्रभाव, श्रम यानी क्या होता है बच्चों, काम। अब काम, एक देश का व्यक्ति है दूसरे देश में भी जाकर अपनी सेवाएं दे सकता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे देश से के लोगों को बुलाकर उनसे सेवाएं भी ले सकता है। इसका इजीली टॉपिक समझा जाए सब बच्चों, तो देखो आज के समय में हम देखते हैं कि जो चिकित्सक होते हैं, मतलब डॉक्टर होते हैं, तो आपने सुना होगा कि ये डॉक्टर विदेश से आया है इलाज करने के लिए, तो वो अपनी क्या देने आया है, सेवाएं देने आया है। तो बच्चों आप समझ ही गए होंगे। पूंजी का प्रभाव, पूंजी का प्रभाव कैसे होगा बच्चों, जब हम अपनी सेवाएं देंगे तो हमें उसके बदले क्या मिलेगी, पूंजी मिलेगी। तो उस देश की अब हमें पूंजी मिल गई है तो अब क्या हो रहा है, उसका फ्लो यहाँ तक आ गया है, वो पूंजी एक देश से दूसरे देश में जाने लग गई है तो उसका पूंजी का भी फ्लो बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट टॉपिक है तकनीक की विशेष भूमिका। बच्चों ग्लोबलाइजेशन में शुरू दिन से लेकर आज तक तकनीक की विशेष भूमिका रही है। अगर तकनीक नहीं डेवलप करेगी तो ग्लोबलाइजेशन का भी कोई ही रोल नहीं बचेगा। ग्लोबलाइजेशन वहीं ख़त्म हो जाएगी जहां पर तकनीक रुक गई। ठीक है, और रेल, भाप के जहाज, स्टीम शिप्स और टेलीग्राफ ने वैश्वीकरण बाजारों को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, ये जो सोशल मीडिया है उसने मतलब ग्लोबलाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया है। हम कोई भी जैसे कि मोस्टली अगर हम देखते हैं वेस्टर्न ड्रेस, पहले भारत में औरतें कैसे कपड़े पहनती थी, घाघरा लुगड़ी, ठीक है, मतलब घाघरा चुन्नी, सूट सलवार, मोस्टली ये कपड़े पहने जाते थे। परंतु आज औरतें वेस्टर्न ड्रेस भी पहनती हैं, तो ये किसका परिणाम है, ये सोशल मीडिया का ही परिणाम है, जिसके कारण
एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ने लगा है, उनकी संस्कृति को अपनाने लगा है। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है, जैसे जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन तकनीक आने के बाद अमेरिका से यूरोप तक जिंदा जानवरों के बजाय मांस भेजा जाने लगा। अब यहाँ पर जिंदा जानवर को लेके जाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जिंदा जानवरों को लंबे समय तक वहाँ तक जिंदा रखने के लिए उसे खाना पिलाना भी पड़ेगा। ठीक है, और हो सकता है कि भाई वो वहाँ पर क्रेटाइज नहीं कर पाए, जहाज़ों में नहीं रुक पाए, वो कूद जाए तो वो वहाँ पर ही सामान ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी जगह पर कटा हुआ मांस या फिर मरा हुआ जानवर को लेके जाया जाने लगा, जिससे अब वो क्या हुआ, उसकी लेके जाने वाली जो चीज़ें थी, अब देखो एक जिंदा मांस लेके अगर लेके जाते हैं तो वो एक ही मांस इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर टुकड़े लेके जाएंगे तो वो काफ़ी सारा लेके जाया जा सकता है, सस्ता हुआ और गरीबों तक भी पहुँचाया जा सका। अब मोस्टली देखो ऐसे अगर मरा हुआ मांस लेके जाया जाने लगा तो वो सस्ता हुआ और गरीब लोगों तक इजीली पहुँचाया जाने लगा। और वो कहाँ लेके जाया जा रहा है, अमेरिका से यूरोप तक लेके जाया जा रहा है। अब बच्चों देखो, हम एक फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये क्या है, एक रफ मैप बनाया मैंने। ठीक है, अब इसमें मैं समझाऊंगी आपको कि कैसे पहले के समय में ग्लोबलाइजेशन होता था। ठीक है, अब देखो ये चीन है हमारे, ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमारा है यूरोप, और मिड सेक्शन पे हमारा क्या है, इंडिया। ठीक है, इंडिया है। तो अब देखो चाइना से कोई सामान भारत आता है और वहीं भारत से चाइना जा रहा है। ठीक है, अब यूरोप से वही सामान भारत आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये तीनों देश क्या कर रही हैं, अपने सामानों की क्या कर रहे हैं, आयात तथा निर्यात कर रहे हैं, इनपुट तथा आउटपुट कर रहे हैं। ठीक है, सामान को लेके भी आया जा रहा है और भेजा भी जा रहा है। देखो अब यहाँ पर हम समझेंगे कौन कौन सा सामान भारत से चाइना जाता था और चाइना से भारत आता था, या फिर किसी अन्य देश से भारत आ रहा है या भारत से अन्य देशों में जा रहा है। चाइना से क्या आ रहा है, सिल्क और पेपर। क्या आ रहा है बच्चों, सिल्क और पेपर। इंडिया से चाइना क्या जा रहा है, स्पाइसेस यानी मसाले वगैरह। ठीक है, कॉटन यानी कपास। रोम और ये यूरोप से क्या आ रहा है, गोल्ड तथा सिल्वर, सोना और चांदी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इजीली समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।